सभी भाई बहनों को विनम्रतापूर्वक प्रणाम करता हूँ। आज एक अनूठे विषय के बारे में एक नया विषय लेकर हम विचार कर रहे हैं। विषय है महात्मा गांधी जी का शिक्षा विषय जो चिंतन है, शिक्षा के बारे में जो विचार है, शिक्षा की प्रक्रिया को समझने और समझाने का जो अंदाज है, उसके बारे में आज हम सोच रहे हैं। और मेरे लिए बहुत सुखद है कि इस वैभवशाली व्याख्यानमाला के अंतर्गत मुझे अपनी सेवाएं अर्पित करने का सुनहरा मौका मिला है। हमारी ऋषि परंपरा ने, हमारे आचार्यों ने इस बात के बारे में बहुत गहराई से विचार किया है और उन्होंने एक सूत्र दिया है हमें, सत्यम वद धर्मम चर। सत्यम वद और धर्मम चर, ये सूत्र सभी लोगों को मालूम है, सभी इसके बारे में जानते हैं। लेकिन इसका अंतसूत्र जो गांधी जी समझा रहे हैं वो ये है कि आरंभ है सत्यम वद से और गंतव्य है धर्मम चर तक, लक्ष्य है धर्मम चर तक का। और आज इस भूमिका में वर्तमान में हम खड़े होकर गांधी जी की शिक्षा संबंधी सारी चिंतन व्यवस्था को देखने का, परखने का, समझने का, समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो एक प्रकार से दो ध्रुवों के बीच हम खड़े हैं, एक बीता हुआ कल और एक आने वाला कल। बीता हुआ कल हमारे सामने है और आने वाला कल हमारी राह देख रहा है। इन दोनों के बीच खड़े होकर पोलर सिस्टम जिसे कहा जाए, इस प्रकार की व्यवस्था में गांधी जी जो सोचते हैं वो हमारी परंपरा से अर्घ्य लेकर उसे अपनी दृष्टि से नया रंग देकर, नया अर्थ देकर, नया संदर्भ देकर प्रस्तुत करते हैं। कभी हमारे यहाँ ऋषियों ने, हमारे वाल्मीकि ऋषि ने एक घटना को देखकर अपने हृदय का जो आक्रोश है उसे व्यक्त किया और उनका शोक श्लोक में बदल गया। मां निषाद प्रतिष्ठा त्वम अगम शाश्वती समा यत् क्रौच मिथुनादिकम अवधि काम मोहितम। एक पखेरु की मौत पर हमारे ऋषि वाल्मीकि की आंखों में आंसू आ गए, उनकी आंखें भर आई। क्या सोच रहा था उस कवि का मन? ये सोच रहा था कि एक परिंदे की मौत पूरे पर्यावरण के ध्वस्त होने का इतिहास रचने वाली है। और गांधी के लिए शिक्षा का जो स्वरूप है, एजुकेशन है, वो क्या है? वे कहते कि एजुकेशन फॉर द लाइफ, बाय द लाइफ, ऑफ द लाइफ, थ्रू द लाइफ एंड थ्रू आउट द लाइफ। उनकी दृष्टि में शिक्षा ये युवाओं की निर्मिति का यज्ञ है। युवा ऊर्जा को उपजाने के लिए, युवा शक्ति को जागृत करने के लिए, युवा संदर्भ को परिभाषित करने के लिए वे शिक्षा का प्रयोग करते हैं। और उनके सामने युवा वय नहीं है, वृत्ति है। यंग इज ही और शी हु कैरीज यंग हेड ऑन हिज और हर यंग शोल्डर्स। युवा एक धर्म है, युवा एक वृत्ति है, युवा वय नहीं है। 20 से 35 साल तक के लोग युवा है और 70 से आगे की उम्र के लोग वृद्ध है, ऐसी स्थिति नहीं है। जिसका मन युवा है, जो मैली राह पर नहीं चलता, वर्जिन वे चुनता है अपने लिए, कोई सहूलियत नहीं चाहता, एक बार गलती को स्वीकार करेगा लेकिन ढोंग को नहीं स्वीकार करेगा, वो शॉर्टकट्स नहीं चाहता। पंजाब में एक पाश नाम के कवि हुए हैं, उनकी कविता की पुस्तक है, उसका शीर्षक है बीच का रास्ता नहीं होता। युवक के लिए बीच का रास्ता नहीं होता है,
वो सदा परिवर्तन को तैयार, अद्ययावत, वैज्ञानिक दृष्टि संपन्न होता है। वो भीड़ में खड़ा नहीं होता है, क्योंकि भीड़ की कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, भीड़ की पहचान नहीं होती है, भीड़ का कोई वजूद नहीं होता है, भीड़ का कोई इंप्रेशन नहीं होता है। वो अपने आप में खड़ा होता है और एक नई व्यवस्था को रचने का काम करता है। वो ये कह सकता है सामने वाले को कि चेकबुक लाल हो या पीली, कह दो उन तमाम खरीदारों से, चेकबुक लाल हो या पीली, कह दो उन तमाम खरीदारों से कि हर भूखा आदमी बिकाऊ नहीं होता। आज की जिस व्यवस्था को हम देख रहे हैं, उस व्यवस्था में एक प्रतियोगिता चल रही है, उस व्यवस्था में एक व्यापार चल रहा है, उस व्यवस्था में खरीद फरोख्त चल रही है, और वो 3 बातों के लिए चल रही है। पहली बात है शस्त्रास्त्र के लिए, दूसरी बात है सत्ता के लिए, और तीसरी बात है पैसे के लिए। शस्त्रास्त्र वाले लोग, शस्त्रास्त्र के जखीरे पर बैठे हुए लोग भयभीत हैं, मन से डरे हुए हैं, भयकंपित हैं। सत्ता के आधार पर सिंहासन पर बैठे हुए लोग बेचैन हैं, चुनाव चुनाव और चुनाव, बस और कोई भाषा भी नहीं जानते। दौलत वाले लोग चिंता में हैं, चिंताग्रस्त है, परेशान हैं, उनकी पेशानी पर पसीने की बूंदें तैर रही है। ये घड़ी हम लोगों के लिए प्रबोधन की है, आत्म परीक्षण की है और पुनर्मूल्यांकन की है। गांधी जी के साथ जब हम शिक्षा का विचार करते हैं तो उनके बचपन के 2 प्रसंग मुझे याद आते हैं। पहला प्रसंग है कि गांधी जी स्कूल में पढ़ने के लिए गए हैं, स्कूल का इंस्पेक्शन है और इंस्पेक्टर जॉइस स्कूल में आए हैं और 5 अंग्रेजी शब्दों के हिज्जे लिखने के लिए बच्चों को सूचित किया गया है। गांधी जी एक शब्द का हिज्जा ठीक से नहीं लिख पाए हैं, कैटल शब्द का, और गुरुजी जो क्लासरूम में घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, उनके ध्यान में आया कि मोहनदास ने हिज्जा गलत लिखा है, तो वो अपने पैर के बूट की ठोकर से उसे इशारा करते हैं कि सामने वाले की स्लेट पर देखकर अपना जवाब ठीक कर ले। लेकिन मोहनदास सोचता है कि गुरुजी भला नकल करने का आदेश क्यों देंगे, गुरुजी ऐसा क्यों कहेंगे कि पड़ोसी की स्लेट देख ले। नहीं, जो अपनी गलती है वो ठीक है। और इंस्पेक्टर ने मोहनदास की स्लेट देखी, उसमें गलती थी। मोहनदास को बिना कुछ बोले इंस्पेक्टर ने अध्यापक के प्रति अपना गुस्सा जाहिर किया। अध्यापक परेशान हो गए, इंस्पेक्टर तमतमाते हुए चले गए, तो वो सारा रोष, सारा क्रोध, सारा गुस्सा अध्यापक की संटी में आकर उपस्थित हो गया। मोहनदास की 2 हथेलियां थी, दोनों पर संटियां बरसी, पिंडरियों पर संटी मारी गुरुजी ने, कंधे पर मारी, सिर पर मारी। मोहनदास ने शांतिपूर्वक गुरुजी की मार झेल ली और ये सोचा कि मैं किसी की नकल नहीं करूंगा। मित्रों, जो किसी की नकल नहीं करता है ना, पूरी दुनिया फिर उसकी नकल करती है। गांधी जी के साथ उनकी शिक्षा के आरंभिक अध्याय का ये प्रतिफलन जुड़ा है कि पूरी दुनिया उनके साथ है। एक और छोटी सी बात, अपने घर में जो मेहरी थी रंभा नाम की, उसने अंधेरे से डरने वाले मोहनदास को, मुनिया को समझाया था कि अंधेरे से अगर लड़ना है तो राम का नाम ले। अंधेरे के विरुद्ध जूझने का एक उपयुक्त हथियार मोहनदास को मिला और उसे यह भी बात समझ में आई कि अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं होता है, अंधेरे की पहचान नहीं होती है, प्रकाश का अभाव होता है, अनस्तित्व होता है उजाले का बस। और अंधेरे के खिलाफ की लड़ाई प्रकाश की मदद से ही, उजाले की मदद से ही लड़ी जा सकती है। तमाम जो नकारात्मक मूल्य है उनका विध्वंस करने के लिए, उनके विरुद्ध लड़ने के लिए गांधी ने नई लिपि रची। अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, अप्रतिष्ठा के खिलाफ, अंधश्रद्धा के खिलाफ, जी हाँ, अश्रद्धा के खिलाफ भी गांधी ने राम नाम के महामंत्र का जाप किया। बचपन में ही जो राम महामंत्र की कांवर उनके कंधे पर आई तो अपने अंतिम क्षणों में उन्होंने अपने कंधे से उतार कर रख दी, हरे राम कहकर। मेरी दृष्टि में 2 सच्चे राम भक्त है, एक हनुमान जी और दूसरे गांधी जी। हनुमान जी ने अपनी छाती चीर कर दिखाया कि यहाँ राम बैठे हैं, और गांधी की
छाती चीरने के बाद हमें दिखाई दिया कि उनकी छाती में राम बसा है। कबीर कहता था कि मैं कहता कागज की, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी, और कहन सुनन की है नहीं, देखन की है बात। ये जो प्रत्यक्ष का अर्थ है ये वे समझा रहे थे। तो गांधी के विचार को समझने के लिए गांधी का आचार जानना जरूरी है, क्योंकि प्रचार मनुष्य को सांचे में बंद कर देता है, लेकिन संस्कार मनुष्य को आकार देता है, अर्थ देता है। गांधी जी की शिक्षा का विचार भाव साक्षरता का तो है ही, लेकिन भाव सार्थकता का भी है। गांधी अत्यंत रहस्य भरा लेकिन अत्यंत प्रवहमान ऐसा व्यक्तित्व है। जब वे कहते हैं हमारे जीवन ये हमारे बानी, तो उसका ये अर्थ होता है। इसलिए गांधी की शिक्षा का विचार करते हुए स्वयं गांधी का अध्ययन करना, उन्हें समझना, उन्हें देखना, उन्हें परखना, उन्हें बार बार परख नली में डालकर जांचते रहना। गांधी जी ने अपना आत्मचरित्र लिखा, क्या शीर्षक दिया उसे? माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। किसी वैज्ञानिक के लिए योग्य लगने वाला कोई वैज्ञानिक ऐसे शीर्षक का चुनाव करे, इस प्रकार के शीर्षक का चुनाव गांधी जी ने किया। अंधेरा था, शून्य था, उन संभावनाओं की इयत्ताओं को वे लांघते रहे, उत्तीर्ण करते रहे, और एक इस प्रकार की प्रज्ञा और प्रतिभा उनके साथ जन्मी कि गांधी के साथ पूरा युग बोला। गांधी के पास कोई सुंदर चेहरा नहीं है, गांधी के पास वक्तृत्व कला नहीं है, कोई जगमगाती पोशाक नहीं है। गांधी ने किसी से झगड़ा नहीं किया, लेकिन गांधी से झगड़ने वाले सभी थे। जब गांधी जी से यह समझाया गया कि लव दाई नेबर एज दाई सेल्फ, तो गांधी बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि ये ठीक है, मैं पड़ोसी से प्रेम करूंगा। उन्हें यह बताया गया कि लव दाई एनिमी, तो गांधी जी के आगे बढ़ते हुए कदम रुक गए, स्तब्ध हो गए, स्थिर हो गए, और उन्होंने कहा सॉरी, मेरे लिए तो कोई शत्रु नहीं है। जो आदमी निंदा और गालियों के घोष रोज सुनता था, जिसे मिटा डालने की आवाजें रोज गूंजती रही थी, ऐसी विरोधी भाषा और ऐसे प्रयत्न अखंड चल रहे थे, नित्य चल रहे थे। आखिर गोली से उड़ाकर उसे रोकने का प्रयत्न किया गया, और आज भी गोलियां चल रही है उसकी प्रतिमा पर, उसकी छवि पर। एक ऐसा आदमी, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने 150वें जन्मोत्सव के उत्सव के समय और बलिदान के 75 साल के बाद याद किया जाता है। जूनियर मार्टिन लूथर किंग ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा था, यू कैन निग्लेक्ट गांधी एट योर ओन रिस्क, एट योर ओन कॉस्ट। गांधी आज भी प्रासंगिक है, समकालीन है, और इतना ही नहीं, लेकिन आने वाले कल की आशा लगता है। न केवल देश के लिए, लेकिन पूरी दुनिया के लिए एक आश्वासन है, एक जीवन जीने की प्रेरणा है, रोशनी है। और दुनिया को कल की तुलना में, बीते हुए कल की तुलना में आज उसकी अधिक उपयोगिता और अधिक आवश्यकता लग रही है। इसे थोड़ा समझ लेना चाहिए। यह बात ध्यान देने लायक है कि गांधी जी के चिंतन के, शिक्षा विषयक चिंतन के मूल में नारी का विचार है, स्त्री शक्ति का विचार है। हमारी परंपरा में स्त्री को 2 बिंदुओं पर रखा गया, या तो उसे देवता माना गया या दासी माना गया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, ऐसा कहा गया। या फिर यह कहा गया कि न स्त्री स्वातंत्र्यम अर्हति। अर्हति शब्द को थोड़ा समझ लेना चाहिए। अर्हति शब्द का आसान हिंदी में अगर अर्थ बताया जाए तो वो अर्थ उसकी पात्रता है, उसकी योग्यता है, उसकी अर्हता है। तो स्त्री आजादी के लिए उसकी अर्हता नहीं है, इस प्रकार का चिंतन है। दासी को अपना कोई अधिकार नहीं है कि कैसे वस्त्र पहने, कैसा भोजन पाए, किस प्रकार की व्यवस्था में जिए। देवी के लिए भी उस प्रकार की स्थिति है। कौन से वस्त्र पहने पुजारी तय करेगा, कौन सा भोजन करे नैवेद्य उसको मिलेगा। तो दोनों स्थितियों में स्त्री की जो स्थिति थी उसको बदलकर गांधी जी ने उसके महिमा मंडित रूप का अभिवादन किया। और दक्षिण अफ्रीका में जब आंदोलन चल रहा था, कूच चल रही थी, उन दिनों गांधी जी गांधी भाई थे। और आगे बढ़ते समय बहनें उनके साथ थी, महिलाएं उनके साथ थी। एक नहर बीच में आई और उसको लांघते हुए उस अभागन माँ की गोद से एक बच्चा छिटक कर
नहर में गिर गया। नारियल फल तैरता हो इस प्रकार से उसका मस्तक तैरते हुए दिखाई दिया। गांधी भाई रुक गए, उनके कदम 2 गज पीछे हटे। वो बहन आगे आई, उसने कहा कि गांधी भाई रुकिए मत, आंदोलन चलता रहेगा, कूच जारी रहेगी, हम लक्ष्य तक पहुंचेंगे। गांधी जी को पहली बार लगा कि नारी शक्ति का यह रहस्य क्या है, और नारी का महिमा मंडित चेहरा पहली बार विश्व के इतिहास में आंदोलन में झलका है। नारी शक्ति ने आधी आबादी है, यह बात गांधी जी समझ चुके थे। नोआखाली का प्रसंग है, गांधी जी उपवास कर रहे हैं और ये मानकर उपवास कर रहे हैं कि दंगा करने वाले, बलवा करने वाले लोग जब अपने सारे शस्त्रास्त्र, सारे हथियार मेरे पैरों के पास आकर रख देंगे तब मैं उपवास रोकूंगा, नहीं तो मैं उपवास जारी रखूंगा। नोआखाली का एक घर है, शाम का समय है। उस घर का गृहस्वामी शाम को घर आया है, अपनी पत्नी से कह रहा है कि मुझे खाना खाना है, मेरी थाली सजा दो। पत्नी ने उसके लिए थाली सजाई है। बड़े लाड़ से वो कहता है कि चल तू भी मेरे साथ खा ले। बंगाल की गृहिणी को लाड़ से गिन्नी कहा गया है। उसे बुलाया कि तू भी खा ले। वो कहती कि मैं नहीं खाऊंगी, आप खा लीजिए। वो कहता कि ऐसा क्यों करती हो तुम? नोआखाली के उस घर के उस गृहस्वामी को, उस गृहस्वामी ने ये कहा कि तुम हथियार लेकर घूम रहे हो और वो बुड्ढा वहां उपवास कर रहा है और तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? इस प्रकार का व्यवहार करते हो तुम, मैं नहीं खाना खाऊंगी। गृहस्वामी उठता है, थाली को हाथ जोड़कर प्रणाम करता है और वो हैंड ग्रेनेड अपने हाथों में लिए, अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए, दौड़ते दौड़ते हैदरी मेंशन के पास जाकर गांधी जी के चरणों में वो अपने हथियार रख देते हैं और कहता है कि बाबा रे तू खा, मेरी गिन्नी नहीं खा रही है। गांधी जी कहते हैं कि अब खमीर काम करने लगा है। नारी का यह तेजस्वी रूप, दुर्गा का रूप, जगदम्बा का रूप, महिषासुर मर्दिनी का रूप गांधी जी के सामने था। और इसलिए जब 1913 साल में कस्तूरबा दक्षिण अफ्रीका की जेल में उनको गिरफ्तार किया गया, कस्तूरबा की तबीयत अच्छी नहीं थी। उपवास करने की बात सोची तो फलाहार नहीं मिल रहा था, जो फल मिलते थे वो बहुत आधे अधूरे थे। कस्तूरबा की मृत्यु की घड़ी करीब आ रही थी। गांधी जी ने कहा था कि तुम अगर जेल में मरोगी तो मैं तुम्हारी कस्तूरबा की तरह पूजा करूंगा। और 22 फरवरी 1944 को पुणे के यरवदा के जेल में कस्तूरबा ने आखिरी सांस ली। उसे श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए गांधी जी ने कहा था कि वो जगदम्बा थी। गांधी जी की शिक्षा का जब हम विचार करते हैं तब उसके मूल में जो सत्य का आधार है, सत्य की भित्ति है, उसको जब हम सोचे तब आज तिलक महाराज का स्मरण करना इसलिए भी बहुत योग्य और बहुत आवश्यक हो गया है कि ये उनकी स्मृति का शताब्दी वर्ष है। तिलक महाराज की शव यात्रा में गांधी जी गए तो कुछ लोगों ने रोका उनको और ये कहा कि आप कंधा नहीं दे सकते, आपकी जाति। उस उद्धत युवक को गांधी जी ने एक बात कही, उसको बीच में रोका और ये कहा कि लोक सेवक की कोई जाति नहीं होती। और तिलक के शव को कंधा देने वालों में गांधी और जिन्ना दोनों साथ साथ थे। गांधी की शिक्षा का विचार, आखिर गांधी सत्य का विचार है और गांधी सत्य का अर्थ थोड़ा समझ लेंगे। घटना तिलक जी से ही संबद्ध है। तिलक स्वराज्य फंड के लिए गांधी जी ने 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करने का संकल्प किया। याद रहे 2020 में हम 1920 की इस घटना का स्मरण कर रहे हैं 100 साल बाद। 100 साल पूर्व के 1 करोड़ रुपए है, ये हम ठीक से याद रखें। और गांधी जी ने 97 लाख रुपए इकट्ठा किए हैं और अभी 1 करोड़ रुपए इकट्ठा नहीं हुए हैं, अभी 3 लाख रुपए इकट्ठा करना बाकी। गांधी जी के सहयोगी ने उन्हें सलाह दी कि बापू कर दो घोषित, फंड इकट्ठा हो गया, क्या फर्क पड़ता है।
गांधी जी बोले कि अभी रुकिए भी, अभी तो 3 घंटे बचे हुए हैं। उस सहयोगी ने पूछा, अगर इस दरमियान रुपए नहीं मिले तो क्या करोगे बापू? बापू मुस्कुराए और उन्होंने कहा, तब तो और आसान बात हो जाएगी। क्या करोगे? ये सारा फंड वापस कर देंगे। यह संवाद सुनने के लिए वहां गोदरेज बैठे हुए थे। वे शांतिपूर्वक उठे, अपने घर गए और बापू के सामने 3 लाख रुपए की नोटें थीं। यह फंड की रकम पूरी हो गई थी। ये सभी लोग जानते हैं कि अपने संघर्ष काल में, गर्दिश के दिनों में गांधी जी ने अध्यापक की नौकरी पाने के लिए दरखास्त दी थी, लेकिन वे अध्यापक नहीं बन सके। नियति को यह मान्य नहीं था कि गांधी किसी कक्षा के अध्यापक बने, 4 दीवारों से सिमटे हुए किसी क्लासरूम के अध्यापक बने, तो गांधी लोक शिक्षक बने। सारी कक्षाओं से पार उतरकर 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे। अपने गुरुजी गोपाल कृष्ण गोखले से मिले तो उन्होंने कहा कि 1 साल तक इस देश का दर्शन करो। मुंह पर पट्टी, आंखें खुली और कान खुले। गांधी जी ने देश का दर्शन किया। उन्होंने अशिक्षा, दरिद्रता और भय को पाया। और 1 साल के बाद गांधी जी का भारत में पहला जाहिर भाषण हुआ। तारीख थी 6 फरवरी 1916। काशी विश्वविद्यालय का शिलान्यास समारोह था। उस कार्यक्रम में वाइसराय लॉर्ड हार्डिंज हाजिर थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सदारत कर रहे थे दरभंगा के राजा सर रामेश्वर सिंह। प्रखर वक्ता एनी बिसेंट स्टेज पर, व्यासपीठ पर बैठी हुई थी और हमारे देश के गणमान्य राजा महाराजा व्यासपीठ पर बैठे हुए थे। जगमगाती हुई पोशाक, रेशम के उनके कुर्ते, मलमल की धोती, उनके सिर पर सजी हुई पगड़ियां, उनमें जड़े हुए रत्नमाणिक, गले में मोतियों की मालाएं। गांधी जी ने भाषण शुरू किया। मित्रों, गांधी जी का भाषण पूरा नहीं हुआ, लेकिन उस अधूरे भाषण ने क्रांति मात्र पूर्ण कर दी थी। क्या कहा था गांधी जी ने अपने भाषण में ऐसा कि भाषण की पूरी तरह से आदरपूर्वक सुनने की क्रिया संपन्न नहीं हुई? पहली बात गांधी जी ने यह कही थी कि हिंसा का मार्ग मत अपनाओ, अहिंसा के रास्ते पर चलो। लेकिन अगर आपको हिंसा का ही मार्ग मान्य है, आप हिंसा की राह पर ही चलना चाहते हो, तो उस जिम्मेदारी को स्वीकारो, भागो मत, भूमिगत मत बनो। दूसरी बात जो गांधी जी ने कही थी, सरकारी प्रतिनिधियों की व्यवस्था के लिए आम आदमी को यह सजा क्यों? आज भी यह वाक्य जाहिर सभा में हम बोल नहीं सकते। और तीसरा वाक्य गांधी जी ने कहा था उन राजा महाराजाओं की ओर देखकर कि नंदी बैल जैसे सजे हुए ये राजा महाराजा क्या हमारे प्रतिनिधि हो सकते हैं भला? और बंद करो बंद करो बंद करो की आवाज आई। गांधी का भाषण अधूरा रहा, लेकिन क्रांति पूरी कर दी। अखबारों में इस भाषण की रपट पढ़कर ही तो विनोबा जी गांधी जी से मिलने गए। और मिलने गए तो गांधी जी अपने रसोई घर में बैठे हैं और सब्जी काटने का काम कर रहे थे। विनोबा जी को भी उन्होंने एक छुरी दी और कहा कि लो सब्जी काटो। विनोबा ने कहा कि गांधी जी ने मुझे क्रिया योग सिखाया। शिक्षक के लिए शब्द को जानना बहुत जरूरी होता है और शब्द के अर्थ को समझना बहुत जरूरी होता है। उसने खुद अगर अर्थ को समझाए तभी वो अर्थ का संक्रमण कर सकता है। शब्द के शिक्षक हमें बहुत मिल जाते हैं। गांधी अर्थ के आचार्य थे। हमें शब्द के अर्थ नहीं मालूम, हमें शब्द के विकल्प मालूम है, ऑप्शंस मालूम है। मां शब्द का अर्थ हम नहीं जानते। हम जननी कहते हैं, बा कहते हैं, मदर कहते हैं, अर्थ नहीं जानते। अर्थ के लिए अनुभव का एडवांस देना पड़ता है। 4 लोगों को शब्द का अर्थ समझ में आता है, ऋषि को, क्रांतिकारी को, वैज्ञानिक को और जीवन सम्मुख को। शब्द तो बीज होता है, बीज, और उस बीज को
संभालना पड़ता है, सहेजना पड़ता है। गांधी शिक्षा का रहस्य उनके भाषण है। गांधी जी के बीच भाषण रहे, चले जाओ, करेंगे या मरेंगे, छोड़ो भारत, तैयार रहो। बहुत सारे लोग कहते हैं और सही कहते हैं कि गांधी जी कोई वक्ता नहीं थे, लेकिन याद रहे कि गांधी जी बहुत अच्छे श्रोता थे, और जिसे बहुत अच्छा वक्ता बनना है उसे बहुत अच्छा श्रोता बनना बहुत जरूरी है। गांधी जी ने भाषण दिया, करेंगे या मरेंगे, और बाबू गेनू ने यह प्रयोग करने की ठानी। एक कुली आदमी है, मजदूर आदमी है बाबू गेनू, और विदेशी कपड़ों से भरी हुई लारी जा रही है, उसको रोकने की कोशिश कर रहे, करेंगे। लारी नहीं रुकी तो समर्पित हो गए, बलिदान को स्वीकार लिया, भारत माता की जय कहते हुए खून के फवारों में बाबू गेनू की देह पड़ी रही। गांधी जी ने इस प्रकार से जो मांस था उसको क्लास बनाया, और जो क्लास था उसको मांस बनाया। उत्तर प्रदेश के मजिस्ट्रेट के सामने एक किस्सा चल रहा था। एक युवक उनके सामने खड़ा है और मजिस्ट्रेट उसे पूछता है कि तुमने दफा 144 तोड़ी है? और वो कहता है कि मुझे दफा 144 को मैं बिल्कुल नहीं जानता, मुझे मालूम नहीं है, मैं क्यों तोड़ूंगा भला उसे। किसी ने उसको समझाया कि तुमने दफा 144 तोड़ी है, क्या किया है? उसने कहा कि हाँ, वो दफा 144 की बात कर रहे हैं आप, तो मैंने इस प्रकार से तोड़ी है कि ससुरी 10 दिनों तक दूध हल्दी पीवेगी। ये मांस को, सामान्य व्यक्ति को विशिष्ट बना देने की जो बात गांधी जी के साथ चली, गांधी जी की शिक्षा का विचार करता हूँ तो उनके पुत्रवत सचिव महादेव भाई के पुत्र नारायण भाई की याद आती है। नारायण भाई जब छोटे थे और उन्होंने गांधी जी को एक पत्र लिखा था, पत्र लिखा नहीं था, लिखवाया था। ये लिखवाया था कि मैं स्कूल जाना नहीं चाहता, आपके आशीर्वाद चाहिए। और गांधी जी ने जवाब दिया था, शाबाश। और गांधी जी के गुरुजी थे E.W. नायकम। बहुत विद्वान लोग इकट्ठा हुए। आखिर गांधी जी ने नारायण को लाड़ से बाबला कहते थे, तो कहा कि बाबला, मैंने कल 1 घंटे का समय निकाल रखा है, हम तुम्हारी पढ़ाई के बारे में बात करेंगे। बाबला ने कहा, बापूजी 1 घंटा बिताने की क्या जरूरत है, 5 मिनट काफी है। 3 मिनट में अपनी बात करूंगा, 2 मिनट में आप निर्णय देंगे और आपके 55 मिनट बच जाएंगे देश की रक्षा के लिए। और वो छोटा बालक उस वृद्ध जगन्मान्य नेता को ये कह रहा था कि बापू, आपके जाने के बाद आपके कहलवाने वाले लोग 2 दिशाओं में जाएंगे, 2 गुटों में बढ़ जाएंगे, सत्ता और सेवा। मैं दोनों के बीच सेतु बनना चाहता हूं। गांधी जी ने कहा, तो चलो सिलेबस लिख लो, अगर ये करना चाहते हो तो पाठ्यक्रम क्या है। 2 वाक्यों का पाठ्यक्रम गांधी जी ने दिया। पहला वाक्य था, खद्दर विद्या का प्रचार करो, और दूसरा सिलेबस का उत्तरार्ध था, भारतीय भाषाएं सीखो। 70 साल बीत जाने के बाद जब नारायण भाई से मिला तो वे कहते थे कि अभी वो सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ है, मैं उस पाठ्यक्रम में अभी जुड़ा हुआ हूँ। ये गांधी शिक्षा का रहस्य है, क्योंकि गांधी जी डू एज आई से कहने वालों में से नहीं थे, वे डू एज आई डू कहने वाले थे। 61वें साल की उम्र में गांधी दांडी यात्रा करते हैं और विरोध करने वाले बहुत लोग हैं, पक्ष के लोग हैं, करीबी लोग हैं, और गांधी जी ने कहा है, आजमा कर देख लो। उस समय के सूर्य के जैसे तपे हुए नेता ने 4 फुलस्केप पेज का पत्र गांधी जी को लिखा है, और उसका सार यह है कि यह वाहियात बात है और इससे कुछ होना जाना नहीं है। गांधी जी ने उनको एक पोस्ट कार्ड लिखा, आजमा कर देख लो। वो पोस्ट कार्ड उनकी मेज पर उन्होंने रखा। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू होने वाला था। 9 मार्च 1930 को रात 11 बजे उस महानेता के दरवाजे पर घंटी बजी। दरवाजा खुला तो वे पढ़ रहे थे और उन्होंने कहा कि पुलिस किस लिए आई है, तो कहा कि आपकी गिरफ्तारी है।
किस लिए? तो बोले नमक के कानून के भंग के लिए। उन्होंने कहा मैं नमक कानून का विरोधी हूँ। उन दिनों टंकलेखित इस प्रकार से विकसित नहीं हुआ था। उन्होंने कार्बन कॉपी निकाल रखी थी। कहा कि देखो, उन्होंने कहा सॉरी सर, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है, आपकी गिरफ्तारी का वारंट है, आप तैयार हो जाइए। और तब जाकर उन्होंने ये कहा था कि मुझे 1-2 मिनट का समय दीजिए। अपने राइटिंग मेज पर गए और उन्होंने गांधी जी को उत्तर लिखा। उत्तर लिखना चाहते थे, फिर भी इतना संक्षिप्त नहीं लिख पाए। सोचकर गांधी जी को उत्तर लिखा, आजमाने के पहले ही देख लिया। गांधी जी कहते थे आजमा कर देख लो। उनका सबक, उनका पढ़ाया हुआ पाठ, वो जो सिखाना चाहते थे, वो बराबर ये कहते थे कि एक बार आजमा कर देख लो। हिंसा को आजमा कर देखा है, एक बार अहिंसा को आजमा कर देख लो। असत्य से व्यापार किया है, एक बार सत्य से व्यापार करके देखो। अहिंसा से जलते सुलगते रहे हो, कभी अहिंसा से शांति से सांस लेने का अभ्यास करो। ये समझाते रहे, ये कहते रहे कि न दैन्यम न पलायनम, और ये कहते रहे कि मेरे आंदोलन के आरंभ में जो सेनापति है उसका नाम है निर्भयता, और अंत में जो सेनापति है, जो पिछाड़ी पर है, पीछे सेना की रक्षा कर रहा है, उस सेनापति का नाम है विनम्रता। निर्भयता का अर्थ मैं किसी को डरूंगा नहीं, लेकिन निर्भयता का यह भी अर्थ है कि मुझसे कोई डरेगा नहीं। मैं न डरूंगा न किसी को डराऊंगा। यह निर्भयता का अर्थ है। विनम्रता का अर्थ है अपनी उद्धतता को कम करते जाना। अविनयम अपनय विष्णु हो, हे विष्णु मेरी उद्धतता को कम कर। और गांधी की शिक्षा का अर्थ है संवाद। गांधी की शिक्षा का अर्थ है डायलॉग। डायलॉग अपने पड़ोसी से। आज हम अपने पड़ोसी को मोबाइल पर सूचना देते हैं, तेरे कंपाउंड में गाय आई है, उसको जरा हटा दे। पड़ोसी से बात करने की हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। प्रकृति से बात करने का तो कोई विषय ही नहीं है। थोड़ा लॉकडाउन के कारण थोड़ा सा प्रकृति से जुड़ना हुआ है मनुष्य का, और अपने आप से संवाद, अपने से बात, खुद से बात। हमारे ऋषियों ने कहा था व्यष्टि से संवाद, समष्टि से संवाद और सृष्टि से संवाद। तो गांधी की शिक्षा का एक अर्थ है संवाद और दूसरा अर्थ है प्रार्थना। गांधी की प्रार्थना का स्वर है दाई विल बी डन। गांधी की प्रार्थना का स्वर है इंशाअल्लाह। गांधी जी की प्रार्थना का स्वर है कृष्णार्पणमस्तु। और गांधी की प्रार्थना का स्वर है हे राम। ये मुक्ति का उपाय है। सा विद्या या विमुक्त, ये विद्या मनुष्य को मुक्त करती है, पाशों से, बंधनों से रहित करती है। पाश से जो बंधा है वो पशु है, और पाश से जो मुक्त है वो मनुष्य है। एक ऐसे मनुष्य की निर्मित की प्रक्रिया इस शिक्षा के माध्यम से शुरू हो, जो गांधी जी ने कही कि सत्यम वद से चले यात्रा और धर्मम चर तक जाकर पहुंचे। सत्यम वद और धर्मम चर तक, इसके बीच में हमारे जीवन की सांसें हैं, हमारे जीवन के श्वास प्रश्वास है, हमारे जीवन का लड़ना झगड़ना, जीना और समर्पित होना है, बलिपंथ का स्वीकार करना है। आइए गांधी जी की शिक्षा के इस रहस्य को समझने का, गूंजने का, पुनः पुनः आचरण में लाने का प्रयत्न करें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। कारण किती मिनटं झाली?